माँ सरस्वती के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है और माँ सरस्वती से प्रार्थना कि आप जिस उद्देश्य हेतु लगे हुए हैं वो आपका उद्देश्य पूर्ण हो, जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। ऐसी मेरी माँ सरस्वती परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। आज हम लोग गणित को बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करें। यानी कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि गणित में आखिर स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि अक्सर जिन विद्यार्थियों का, जिन कैडेट्स का गणित से लंबे टाइम से कभी सामना नहीं हुआ है, यूँ मानिए कि 10वीं क्लास के बाद उन लोगों ने गणित को छोड़ दिया था और आज लंबे टाइम के बाद उन्हें गणित से रूबरू होना पड़ रहा है, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हमें गणित करना है, लेकिन गणित कहाँ से करना है? जीरो लेवल से करना है। अब वो जीरो लेवल क्या है, हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, सामान्य सामान्य 2-4 बातें जो हमें हमारे गणित के लिए हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमें हमेशा याद होनी चाहिए और बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। जैसे कि पहाड़े हैं। अब पहाड़ों की चर्चा अगर की जाए तो प्रत्येक प्रतियोगी विद्यार्थी को 25 तक पहाड़े तो याद होने चाहिए, एक नैतिक धर्म बनता है उसका। वर्ग की बात करें तो 25 तक के वर्ग उसे याद होने चाहिए। घन की बात करें तो कम से कम 15 तक के घन याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस इनके बीच आ जाएगी। अगर हमें पहाड़ा अच्छी तरह से याद है तो गणित के पेपर में एक जो बहुत बड़ी समस्या हुआ करती है, वो ओरल जब हम बोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि 6 8 42 हो जाते हैं। और एक बार गणित का एक सिस्टम है, गणित का क्या, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सिस्टम रहता है कि एक बार जो जुबान पर आ गया, एक बार अगर जुबान पर गलत भी आ गया तो हम वो कैलकुलेशन नहीं करते, बार बार 6 8 42 और हम उसको लेके आगे बढ़ते जाते हैं। और जबकि वो हमारे सवाल को क्या कर देता है, गलत कर देता है, क्योंकि असल में 6 8 तो 48 होते हैं। हम लोग गलत सोच के चलते हैं और उससे गलत परिणाम हमें मिल जाता है। कई बार वो हमें ऑप्शन में मिल जाता है जो हम आंसर निकालते हैं, और कई बार हमें नहीं भी मिलता तो हम लोग अपना समय खराब कर देते हैं, और मिल जाता है तो हम उसे ओके कर देते हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों में हमें नुकसान है। मिल जाता है तो ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि 1/3 गलत और हो जाता है, उसका नेगेटिव में और चला जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। 1 से 25 तक पहाड़े हो गए, 1 से 25 तक के वर्ग और 1 से 25 तक की घन संख्याएं। ये हमें जब भी हमें समय मिले तो हमें ये सब चीज़ों को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी गिनती है, गिनती जानते हैं अपन लोग, सारे जानते हैं, जो 1 2 3 4 5 है, वो हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। उसके विभिन्न रूप हैं, क्योंकि गिनती को हम लोग सामान्यतया संख्या के नाम से जानते हैं, और ये संख्याएं जो है वो हमें अलग अलग नामों से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देते हुए हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले जिस आर्टिकल को प्रारंभ कर रहे हैं वो आर्टिकल है हमारा संख्या पद्धति, यानी कि नंबर्स का सिस्टम क्या रहता है। अब इन नंबर्स में हम लोगों को जिसकी चर्चा करनी है, सबसे पहले वो चर्चा करनी है हमें संख्याएं। यानी कि संख्या की पद्धति तो सीखेंगे अपन लोग, लेकिन पहले संख्या को तो सीख लें। भी संख्या कौन कौन सी है, उसके बाद में उनका सिस्टम देख लेंगे, क्या क्या सिस्टम रहता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग चर्चा करते हैं संख्याओं में। सबसे पहले जिस संख्या की चर्चा अपन लोग आज करने जा रहे हैं वो है हमारे सामने क्या, प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः अपन लोगों ने हमारी पुस्तक में पढ़ा है, हमारे पास पुस्तक कोई ना कोई होगी, और उसमें हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और
अनंत तक जाती है। याद रखिएगा, यहां थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अनंत तक जाती है। अनंत कभी अपने आप में कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि अनंत वो वैल्यू है जिसका कोई अंत है ही नहीं, और जब उसका अंत ही नहीं है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास भी नहीं हो सकती है। हर एक इंसान के लिए वो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये चीज अपन लोगों ने क्या है, पुस्तक में पढ़ रखी है, लेकिन इसे याद रखने के लिए कोई भी चीज, ये हमारे एक सिस्टम का एक फंडा भी रहता है कि कोई भी चीज अगर हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि वो हमारी स्मृति से बाहर ना जाए, तो हम उसे किसी के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, किसी के साथ उसका सह संबंध स्थापित कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग, हमारे एक जानकार को, हमें कोई एक बार कैंडिडेट मिला, और फिर हमें कई बार क्या होता है कि वो मिल जाता है, एक बार कहीं बाद में मिला, हमें लंबे टाइम के बाद मिला, तो हम अचानक उसे भूल गए, लेकिन शक्ल हमें याद है। हमें याद रहता है कि इस कैंडिडेट को हम पहले कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, बट अफसोस कहाँ मिल चुके हैं, इस प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं आता है। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसे हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं किसी हमारे पुराने परिचित के साथ, माना उससे पूछा कि आपका नाम, क्या मेरा नाम ये है, आपका गांव कौन सा, क्या जी मेरा वो गांव है, या मेरा वो शहर है, क्या अच्छा आपका वो शहर है, तो वहां पे, या वो गांव है, हाँ जी, क्या तो वहां के सरपंच साहब ये हैं, कि हाँ जी मेरे वो सरपंच साहब हमारे तो बहुत कलीग है, कि जी वो तो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं। तो हमने क्या किया, उस अमुक कैंडिडेट को उनके गांव के ही किसी कैंडिडेट या उनके पड़ोसी किसी कैंडिडेट के साथ अपन ने क्या किया, उसे कोरिलेट कर लिया। तो हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। अब हमें जब भी वो कैंडिडेट मिलेगा, हमें याद आएगा वो फलाने राम जी जो सरपंच है उनके गांव का कैंडिडेट है, या उनके पड़ोसी गांव का कैंडिडेट है, या उनकी बिरादरी का कैंडिडेट है। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात आई और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिएगा, प्राकृत संख्या को भी हम उसी तरह से किसी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। हमने इसे कोरिलेट किया प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, प्रकृति दिखाई दे रही है। तो देखिएगा, प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कक्षा कक्ष है, क्या है, एक कक्षा कक्ष है। अब एक कक्षा कक्ष है, कक्षा कक्ष नाम आ गया तो निश्चित रूप से वहां पर एक या तो ब्लैक बोर्ड होगा, एक व्हाइट बोर्ड होगा, नो डाउट कक्षा कक्ष है तो होगा। तो हमने प्रश्न पूछा कि इस कक्षा कक्ष में व्हाइट बोर्ड की संख्या कितनी है, हमारा उत्तर होगा 1, है ना। हमने देखा प्रकृति में विद्यमान था, हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं विद्यमान था, हमने उसको गिनने में किस संख्या का उपयोग किया, 1 का। तो 1 हमारे लिए क्या हुई, प्राकृत संख्या। उसके बाद में देखा कि एक आदमी है, उसके पैरों की संख्या कितनी है, तो हमारी जुबान से निकला 2। हमने देखा और बता दिया, है ना। एक ट्राइपॉड होता है जिसे तिपाई बोलते हैं, ट्राइपॉड जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तिपाई बोलते हैं। तो देखिएगा एक तिपाई में पैरों की संख्या कितनी होती है, हमारी जुबान से निकलेगा 3। तिपाई का मतलब ही क्या, तिपाई, 3 पायों वाली, तो उसमें पायों की संख्या कितनी हुई, 3। एक 4 पाई, 4। हाथ में जो पंजा हमारा बनता है उसमें अंगुलियां और अंगूठों की संख्या 5। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं। जो चीज हम लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, चलते 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 हमारे सिर में बाल कितने हैं, तब जवाब आएगा अनंत, क्योंकि वी कांट काउंट इट, तो अनंत। तो यहां हमारे पास 2 प्रश्न उभर के सामने आते हैं। हमारे कौन कौन से 2 प्रश्न सामने आते हैं, हम उनकी चर्चा लगे हाथी कर डालते हैं। एक तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तब हमारा जवाब होगा अनंत, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। तो क्या अनंत होगा, जी नहीं, अनंत कभी संख्या नहीं होती। याद रखिए इसे, अनंत कभी भी संख्या
नहीं होती, अतः हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। अगर हमने अनंत कह दिया तो उसका मतलब हो गया कि हमने फाइनल कर दिया भी अनंत सबसे बड़ी संख्या है और अनंत की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, जबकि वास्तव में अनंत की कोई एक वैल्यू होती नहीं, क्योंकि अनंत का ही दूसरा नाम होता है अनिर्धारीय रूप, इनकी एक ऐसा रूप जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या हमारी बात समझ में आई? तो वे संख्याएं जो प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती है या हमें जो है वो गाइड करती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत बता रहा है और अनंत कभी कोई संख्या नहीं होती है। इसके बाद हम 2 नंबर की संख्या पर आते हैं और हमें मिलती है वो कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसे हम W से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण अपने आप में क्या है? एक संपूर्ण का हमें संकेत दे रहा है। पूर्ण अपने आप में क्या है? संकेत दे रहा है कि ये पूरा पूरा है, इसका मतलब अधूरा नहीं है। इनकी हमारी संख्याएं पूरी हो जानी चाहिए। और हमारी संख्याएं पूरी कब होगी? देखिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। देखिएगा कि अगर मौसम गर्मी का है, अगर समय कौन सा है? गर्मी का मौसम है और हमें किसी विवाह समारोह में जाने का मौका मिल गया। अक्सर मिलता ही रहता है, बिल्कुल मिलेगा। तैयारी करेंगे तो और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम लोग नौकरी लगेंगे और हमें और ज्यादा मौके मिलेंगे। तो हमें एक किसी के विवाह समारोह में एक पार्टी में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम वहां गए, हमने खूब वहां पे एंजॉय किया, सारी स्टॉल्स चेक की, खाना खा लिया। फिर साथी कहता है चलो घर चले, करना है, अभी खाना पूरा नहीं हुआ, अभी क्या कसर बाकी रह गई भाई, यार आइसक्रीम नहीं खाई। जैसे बेचारा शाम को डेली आइसक्रीम खाता है, लेकिन वहां जा रहे हैं तो खाना पूरा कब होगा? अगर मौसम गर्मी का है तो क्या चाहिए? आइसक्रीम होनी चाहिए। आइसक्रीम है, खाने के बाद में हाँ अब खाना पूरा हो गया, चलते हैं। और अगर मौसम सर्दी का है तो क्या चाहिए? कॉफी होनी चाहिए। क्या चाहे तो घर पे रोजाना ही पीते हैं, आज तो क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे। आगे समझ में? तो समय के अनुरूप खाना पूरा नहीं हुआ, लास्ट में खाना खाया, क्या एक थोड़ी सी कमी रहेगी, क्या रहेगी? क्या कॉफी नहीं पी, कॉफी पी लेते हैं और फिर चलते हैं। तो यानी कि वो हमारा एक प्रश्न अधूरा, जो कुछ समथिंग रह रहा था हमारे पास, अधूरा रह रहा था, जैसे ही हमारे पास उसकी पूर्ति हुई, हमने कहा हमारा खाना पूरा हो गया। तो जब खाना तो पूरा हो गया, लेकिन संख्या पूरी कैसे होगी? देखिएगा, संख्या पूरी करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रहे, हमने आपसे पूछा कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं, ये एक प्रश्न है मेरा। जब मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हमारी संख्याएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि प्राकृत संख्या से पूछा गया तो प्राकृत संख्या ने कहा भी ये आउट ऑफ रेंज है मेरे। तो प्राकृत संख्या ने क्या कहा कि मेरी तो आउट ऑफ रेंज में है, यहां पे मेरा नेटवर्क नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि प्राकृत संख्या कहता है कि मेरी तो कंडीशन ये है कि जिसे हम लोग देखेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। जब हमने देखा ही नहीं कुछ तो हम क्या बताएं कितने चौक है? इसका मतलब प्राकृत संख्या इसका जवाब नहीं दे पाई। तो फिर जब हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि हाउ मेनी चौक्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में कितने चौक हैं, तो जब जवाब आएगा कि देयर आर 0 चौक्स इन योर हैंड, यहां पे कितने चौक हैं? 0 चौक है, 0 चौक है। अर्थात उस 0 शब्द के आते ही हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया और हमारी सारी संख्याएं, क्योंकि यही तो प्रश्न बाकी रह रहा था प्राकृत में भी, कोई है तो बता रहे प्राकृत संख्या। अगर पूछा जाए भी इस कक्ष में कितने ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, तो प्राकृत संख्या में अपने ने नहीं देखा, और जब हमने कुछ देखा नहीं तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो प्राकृत संख्या इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया, देते ही हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अर्थात 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर अन्य शब्दों में इसे और डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के साथ जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, अगर उनके साथ 0 को और शामिल कर दें
जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें अगर जीरो को और शामिल कर दें तो हमारी संख्याएं कहां से प्रारंभ हो जाएगी? जीरो से शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक से तो प्राकृत हो ही रही है। जीरो को और शामिल कर दिया तो हमारी संख्याएं शुरू हो जाएगी जीरो से, और जीरो से शुरू होते ही अनंत तक जाएंगी और हमें वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तीसरे प्रकार की संख्या की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स, पूर्णांक। अब पूर्णांक को अगर हम लोग दो भागों में बांटें, अगर इसका विच्छेद करें, संधि और विच्छेद दो शब्द होते हैं। संधि का मतलब होता है उनको आपस में मिलाना, और विच्छेद का मतलब होता है उनको तोड़ना, है ना। अगर हम इसका विच्छेद करें कि पूर्णांक का विच्छेद क्या है, तो देखिए पूर्ण और अंक, पूर्ण और अंक मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्ण ए प्लस ए बराबर है आ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बन जाता है। वैसे हम लोग देखें कि पूर्णांक हमारे पास बना, पूर्ण अंक अगर समझें तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सारा का सारा, हमारी सारी बात समझ में आ जाएगी कि अंक कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, अर्थात किन दो के लिए कोई भी जगह ना हो, बटे के लिए कोई जगह ना हो, पॉइंट के लिए कोई जगह ना हो। अंक यानी कि पूरा होना चाहिए। 7.5 के लिए कोई जगह नहीं है, पूर्ण अंक में 7.5 नहीं आता कभी भी, क्योंकि पूर्ण अंक या तो 7 होता है या 8 होता है। 7.3 पूर्ण अंक नहीं है, 9.4 पूर्ण अंक नहीं है, 15/3 है, क्योंकि 15/3 तो 5 होता है, लेकिन 15/2 7.5 होता है, जो कि पूर्ण अंक नहीं है। कहने का मतलब बटे के लिए कोई जगह नहीं है, भिन्न के लिए कोई जगह नहीं है, और दशमलव संख्या के लिए कोई जगह नहीं है। अंक पूरा पूरा होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, इसके बीच का मामला नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि अंक कैसे हैं? पूर्ण अंक हैं। तो चलिए, पूछा गया तो एक कैंडिडेट ने बताया कि जी 0 पूरा पूरा अंक है। देखिए बिल्कुल है जी। तो फिर कहा कि जी 1 भी पूरा अंक है, 2 भी पूरा अंक है, 3 भी पूरा अंक है। चलते चलते इधर कहां तक जाते हैं अपन लोग? अनंत की ओर अग्रसर होंगे तो हमें अंक कैसे मिलते जाएंगे? पूरे पूरे अंक मिलते जाएंगे। इधर चले तो -1, -2, -3, -4, चलते चलते यहां भी किधर तक जाएं? अनंत तक जाएं, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी? अंक पूरा होना चाहिए। जब हमने 0 से लेके इधर अनंत तक लिख दिए तो कैंडिडेट ने कहा एक्सक्यूज मी सर, क्या? हाँ जी। कि सर आपने एक शर्त रखी है भी अंक पूरा होना चाहिए। हमने कहा जी हाँ, अंक पूरा होना चाहिए। क्या इसके अलावा कोई और शर्त है? हमने कहा नहीं जी, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है, अंक पूरा होना चाहिए। तो क्या जी हम लोग एक अंक बताना चाहते हैं। हमने कहा बताइएगा। क्या जी -1। तो क्या हम इसे अधूरा अंक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, -1 अंक तो पूरा ही है। तो फिर दूसरे ने कहा जी एक -2 भी है, एक -3 भी है, एक -4 भी है। चलते चलते अनंत की ओर चले जाते हैं। तो देखिएगा यहां से लेकर यहां तक ये सारे के सारे नेगेटिव सिंबल्स के साथ हैं, इसलिए इन्हें कौन से पूर्णांक कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और 1 से लेकर आगे बढ़ने वाले जो अंक हैं ये भी पूरे पूरे अंक हैं, लेकिन ये कैसे पूरे पूरे अंक हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हैं। अब प्रश्न उठ गया किसका? 0 का। देखिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 0 जो है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भी अगर 0 धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, आपकी बात को सही मान लेते हैं, तो अगर हम लोग इसे ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते तो कौन सा तूफान आ जाता? भी अगर ऋणात्मक भी मान भी लें बाई चांस तो कौन सा तूफान आ जाएगा? भी 5 में 0 जोड़ा 5, लेकिन 5 में -0 जोड़ा तो भी 5 में 0 का भाग देंगे तो भी, या 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, और -0 में 5 का भाग देंगे तो भी 0। यानी कि नियम कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भी चाहे 0+ का ले ले चाहे 0- का ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बहुत सी पुस्तक में अगर देखने को ये मिले कि 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक भी है तो भी गलत नहीं कह सकते हम लोग।
लेकिन अगर कहीं ऐसा मिल जाए कि जीरो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का है तो भी गलत है नहीं है। लेकिन सामान्यतया क्या होता है कि जब इसका ऋणात्मक होने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, जीरो को 5 से गुणा किया जीरो, और माइनस जीरो को 5 से गुणा किया जीरो, जीरो में 5 जोड़ा 5, माइनस जीरो में 5 जोड़ा 5, 5 में से जीरो घटाया 5, 5 में से माइनस जीरो घटाया 5। इनकी जब प्लस का जीरो और माइनस का जीरो होने से हमारा आंसर प्रभावित ही नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग अगर प्लस ही सारा मान लें तो क्या दिक्कत है। इसलिए बहुत सी पुस्तक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जीरो जो है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसे गलत भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाता है तो भी गलत नहीं मानेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जब इसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा तो ज्यादातर पुस्तकें इसे क्या लिख रही है कि जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर। चलिएगा नेक्स्ट, यहां अपन लोग एक विशेष बात की चर्चा करने वाले हैं जिसे हम लोगों ने नोट में लिखा है। देखिएगा क्या समझना, हम एक प्रश्न बोल रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं और अपने दिमाग में कल्पना करते हैं। कैसी? देखिएगा हम बोल रहे हैं कि कोई संख्या, अब अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि कोई संख्या, अपन दिमाग में कोई संख्या सोच ली, जैसे अपन ने सोच लिया 27, कोई संख्या यानी कि 27, किसी संख्या 13, कोई संख्या 27 किसी संख्या 13 से जितनी बड़ी है। अब बताओ 27 13 से जितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हुई? 14 बड़ी हुई। अगर माइनस का निशान आ जाए यानी कि माइनस का 27 हो जाए और माइनस का ही 13 हो जाए, कोई संख्या 27 जो है वो 13 से जितनी बड़ी है 14 बड़ी है, अगर माइनस का निशान आ गया तो माइनस 27 जो है वो माइनस 13 से छोटी हो जाती है। यानी कि कोई संख्या किसी संख्या से जितनी बड़ी है माइनस का निशान आने पर वह उतनी ही छोटी हो जाती है। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा। एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास -5 लाख रुपए हैं, मेरे पास -5 लाख रुपए हैं। इसका मतलब हुआ कि वो 5 लाख रुपए नुकसान में जा रखा है या 5 लाख रुपए उसकी देनदारी है। दूसरे ने कहा बस मेरे तो -8 लाख रुपए हैं, इसका मतलब वो 8 लाख रुपए देनदारी का रखता है। तो बताओ दोनों में से अमीर कौन है? जिसकी 5 लाख देनदारी है वो उन दोनों में से अमीर है, क्योंकि उसकी देनदारी 5 लाख ही है, दूसरे की देनदारी तो 8 लाख है। समझ गए? यानी कि बड़ा कौन हुआ? -5 लाख बड़ा हुआ, -8 लाख छोटा हुआ। क्योंकि माइनस का निशान आने पर अगर कोई संख्या प्लस में बड़ी थी तो वह माइनस का निशान आते ही छोटी हो जाएगी। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक प्रश्न भी अपन लोग धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। यानी कि -1 जो है वो 0 से छोटा है, लेकिन -1 से छोटा -2 है। अगर देखा जाए तो -2 से बड़ा कौन हुआ? -1। अब देखिएगा, अगर हम एक प्रश्न पूछ ले कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, तो इधर तो ऋण पूर्णांक सबसे छोटा होगा, क्योंकि 0 से जैसे जैसे लेफ्ट में चलेंगे छोटे होते जाएंगे, राइट में जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। तो चलिएगा, यहां सबसे छोटे हैं, यहां उससे बड़े, यहां उससे बड़े, यहां उससे बड़े, यहां उससे बड़े, यहां उससे बड़े और यहां उससे बड़े। यानी कि माइनस में सबसे बड़ा कौन है? -1। यानी कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। देखो कमाल की बात है, नाम आ रहा है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। तो कोई संख्या, यहां नोट जो अपन ने पढ़ा वो फिर से रिपीट करता हूं कि कोई संख्या किसी संख्या से जितनी बड़ी ऑब्लिक छोटी, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, छोटी भी हो सकती है। कोई संख्या किसी संख्या से जितनी बड़ी या छोटी है
माइनस का निशान आने पर वह उतनी ही छोटी ओब्लिक बड़ी। अगर पहले बड़ी थी तो अब छोटी हो जाएगी, और अगर पहले छोटी थी तो अब बड़ी हो जाएगी। उतनी ही बड़ी ये ओब्लिक छोटी हो जाती है। प्राकृत संख्या 2 नंबर पर पढ़ी अपन लोगों ने पूर्ण संख्या, 3 नंबर पर पढ़ा अपन लोगों ने पूर्णांक। अब आते हैं अपन लोग आगे की संख्या पर, 4 नंबर पर आते हैं, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। एक तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सुधारना, इसे परिमेय संख्या कहते हैं, प्रमेय संख्या नहीं कहते। इसे रेशनल नंबर कहते हैं। या ध्यान दीजिएगा, जब भी अपन लोगों ने परिमेय संख्या को पढ़ा है, जब भी अपन लोगों ने परिमेय संख्या को पढ़ा है, एक ही लाइन पढ़ी है। क्या पढ़ी है? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q का मान 0 नहीं हो, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि दोज नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q का मान 0 नहीं हो, अर्थात कुल Q का मान नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या P बटा Q ही, क्योंकि उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब जितनी भी पुस्तक मार्केट में अपन लोगों को देखने को मिल रही है, सब में क्या लिखा आता है? P बटा Q ही लिखा आता है। तो क्या P बटा Q ने इसका कोई पेटेंट ले लिया, या P और Q की कोई विशेष फॉर्म है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रैक चल पड़ा है। अगर हम लोग इसे K बटा L लिख दें, अगर हम लोग इसे A बटा B लिख दें और कह दें जब B इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसे K बटा L कह के और कह दें वेयर L इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम अंश बटा हर कह दें और लिख दें कि हर 0 के बराबर है, नहीं है, तो वे सारी की सारी संख्याएं क्या बन जाएगी? परिमेय संख्याएं बन जाएगी। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ कुछ परिमेय संख्याओं की चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग उदाहरण ले रहे हैं 5/4। देखिएगा, 5/4 P बटा Q कह सकता हूं, K बटा L कह सकता हूं, अंश बटा हर कह सकता हूं। लेकिन जहां पे बट्टा में जो संख्या है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। अतः यह क्या हुई? एक परिमेय संख्या का उदाहरण हुई। कोई जरूरी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ऐसा मायने नहीं रखता। यहां 3 आ सकता है, यहां पे 13 भी आ सकता है। तो यह भी क्या हुई? एक परिमेय संख्या। -7/5 एक परिमेय संख्या। माइनस बीच में आ जाए 4/5 एक परिमेय संख्या। 3/-7 एक परिमेय संख्या। आगे समझ में। अब हमारा एक प्रश्न आता है कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है, या हम कहें कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब देखिएगा, यहां पर आप 3 बातें याद रखिएगा। हम सबका अस्तित्व है इस धरती पर। हमारा अस्तित्व है किसकी वजह से? क्योंकि वो ऊपर एक सुप्रीम पावर है, वो हमारे साथ है। वो हमारे साथ है तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन उसने हमारा साथ छोड़ दिया, लोग इस शरीर को क्या कहने लग जाएंगे कि मिट्टी है। आगे समझ में, समझ गए? जिस तरह से नवंबर 2016 नवंबर 2016 की अगर बात करूं तो तारीख शायद 8-9 तारीख के आसपास का दिन है, शायद वो याद आ रहा होगा सबको। नोटबंदी से ठीक पहले तक 500 और उस 1000 के नोट की बड़ी कीमत थी। उसको लोग क्या कहते थे? रुपए कहते थे।
और जैसे ही एक आवाज आई कि आज से वो नोट जो है वो एक वैध करेंसी नहीं है, अब वो नोट क्या बन गए, सारे के सारे चलन से बाहर हो गए, चलन से बाहर कर दिया गया उन नोटों को, यानी कि उन नोटों का अस्तित्व भी क्या कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। लोगों ने फटाफट क्या किया, उनको देना शुरू कर दिया, कह रहे निकालो इनको तो, क्योंकि अब इनका कोई थोड़े टाइम बाद ये जब बंद हो जाएगा वापस नोट वापस लेने का सिस्टम, तब क्या हो जाएगा, ये कोई काम नहीं आएंगे। आज अगर किसी के पास वो 500 या 1000 का नोट अगर किसी के पास घर पे पड़ा है तो वो 5 रुपए में नहीं चल रहा, केवल एक धरोहर के रूप में अगर वो इसने रख रखा है तो बात एक है, अलग है, बाकी वो नोट मार्केट में चलन में नहीं रहेगा। आगे समझ, यानी कि हमारा अस्तित्व कब तक है, जब तक वो हमारे साथ है। जैसे उसने साथ छोड़ा हमारा अस्तित्व खत्म, आदमी मिट्टी है ना। तो देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, एक 3 उदाहरण दूंगा, 3 बातें बताऊंगा, याद रखिएगा, हमेशा बहुत काम आएगी आपके ये चीजें, कि जिस संख्या के, यानी कि जिस इंसान के पैरों तले कुछ भी नहीं है, पैरों तले कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, फिर भी उसका अस्तित्व है, वहां किसका सहारा है उसके पास? भगवान जी का सहारा है। जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, फिर भी वो जिंदा है, फिर भी उसका अस्तित्व है, वहां किसका सहारा है? उस परमात्मा का। जिसके साथ कोई नहीं है, कहीं आपसे पूछा जाए, जब आप लोग घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने से पूछा गया कि जी आपके साथ कौन आया, तो आपका जवाब रहता है कि जी मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मेरा मालिक आया है, मेरा भगवान आया है, मेरा परमात्मा आया है, मेरा परवतदिगार आया है। आप किसको साथ लेके गए? भगवान जी को साथ ले गए, उस परवतदिगार को साथ लेके गए, उस सुप्रीम पावर को अपने साथ ले गए, और वो पूरी सृष्टि में एक है, नाम जो मर्जी हो सकता है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? जिसके पैरों तले कुछ भी नहीं है, फिर भी अस्तित्व है, इसका मतलब वो एक वहां मौजूद है। सर पे कोई नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है, इसका मतलब वहां एक मौजूद है। जिसके साथ कोई नहीं है, फिर भी अस्तित्व है, इसका मतलब वो एक सुप्रीम पावर वहां मौजूद है। याद रखिएगा, जिसके हर में कुछ नहीं हो, फिर भी उसका अस्तित्व है, इसका मतलब वहां कम से कम क्या है? एक तो है ही है, क्योंकि 4 है, इसका मतलब 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 तो बाउंड किया हुआ है, तो फिर क्या होगा वहां पर? 1, क्योंकि 4 में अगर 1 का भाग दोगे, क्योंकि आपके पास पहले क्या था? 4 था, 4 में अगर आप 1 का भाग दोगे तो परिणाम क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। इनकी आपने बटा में भी लिख दिया, लेकिन आपका परिणाम भी प्रभावित नहीं हुआ। अगर आप यहां 2 लिख देते तो निश्चित रूप से आपका परिणाम प्रभावित हो जाता। पहले क्या था? 4 था, अब क्या बन जाएगा? 4/2 बनते ही 2 बन जाएगा, परिणाम प्रभावित हो गया। 0 जिसके बटा में कुछ नहीं था, 1। कई बार क्या होता है कि कई संख्या आती है कि 5, तो उसके साथ किसका गुणा करें? हर एक संख्या के साथ हमेशा किसका गुणा होता है? 1 का गुणा होता है। यानी कि कई बार आप लोगों ने इसका सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा बीजगणित में। आप देखते हैं x + y, अगर x 2 होते हैं तो कहा जाता है 2x, x + x जुड़ के क्या बने? 2x। लेकिन अकेला x होता है तो उसे क्या कहा जाता है? x। चाहे आप उसे x कह दें और चाहे 1 से गुणा करके आप उसे 1x कह दें, कोई फर्क है नहीं है, क्योंकि 1 को बोलने की हमारी परिपाटी नहीं है। 1x ऐसा बोलने की हमारी परिपाटी नहीं है। हम लोग 1x को क्या बोल रहे हैं? x ही बोल रहे हैं, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? 1 तो है ही है। जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? 1 तो है ही है। अतः कितना x है? ये 1x है। क्या हमारी बात समझ गए? इसका मतलब अकेला अगर 4 था, फिर मिटो रहा हूं इसे, अगर अकेला 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4/1, जो कि हमारी परिमेय होने की शर्त को पूरा करता है। क्योंकि परिमेय होने की शर्त क्या है? 2 ही बातें थी परिमेय होने के लिए, कि एक तो बटा में होना चाहिए, अंश और हर में लिखा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि उसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बटा में भी लिखा हुआ है और बटा में 0 भी नहीं है। इसका मतलब अकेला जो 4 होता है वो हमेशा क्या होता है? एक है परिमेय संख्या होता है। अब बात करें 0 की, तो 0 था, हम उस 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। अब देखो, क्या ये परिमेय संख्या होगी?
सोच ले, यहां जीरो होने से मना किया हुआ है, यहां जीरो होने से मना किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो बताइए ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जी हाँ, ये परिमेय होगी, क्योंकि हमें मना हर में किया हुआ है, अंश में मना नहीं किया हुआ। हमें ऐसा स्पष्ट कहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां k बटा l है तो l का मान 0 नहीं होना चाहिए, a बटा b है तो b का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमें कहा है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या ऊपर हमें बाउंड किया है? नहीं किया। इसका मतलब ऊपर 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। नीचे 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ये तमाम संख्याएं परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा उदाहरण ले लें कि क्या 5/0 परिमेय संख्या है, तब हमारा जवाब होगा कि 5/0 यानी कि 5/0 का तात्पर्य है a/0। 5 एक कोई नंबर ही तो है, तो उसकी जगह अपन लोग a लिख सकते हैं। तो a/0 यह जो होगा वो एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां हम लोगों ने कुछ नोट सीखना है। देखिएगा, यहां हम लोग एक नोट की चर्चा करते हैं, गौर से देखिएगा कि यहां हम उदाहरण ले रहे हैं। देखिएगा, -4/5 -4/5 और 4/-5। देखिए, हमने लिखा तो 4/5 ही है, प्रत्येक जगह पे हमने क्या लिखा है? 4/5 ही लिखा है। लेकिन हमने जो नया काम जो किया है वो क्या किया है? माइनस की पोजीशन चेंज की है। पहले में माइनस अंश में लगाया, दूसरे में माइनस बीच में लगा दिया, और तीसरे में माइनस हर में लगा दिया। तो इनमें आपस में क्या संबंध होता है? ये आपस में बराबर होते हैं, चाहे माइनस का निशान अंश में आ जाए, चाहे माइनस का निशान बीच में आ जाए, और चाहे माइनस का निशान हर में आ जाए। यानी कि हम ये आंसर निकाल रहे हैं, हम ये आंसर निकाल रहे हैं, और ऑप्शन में ये है और एक नोटा है, तो हमें नोटा नहीं करना, ये कर देना है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं है। क्योंकि 4/5 का मतलब होता है 0.8, चाहे वो ये 4/5 है, चाहे ये है, चाहे ये है। अब नियम यहां आता है कि यहां है माइनस ऊपर और नीचे क्या है? प्लस। यहां बीच में माइनस है, यहां ऊपर प्लस है और नीचे क्या है? माइनस। जरा गौर करें कि माइनस को प्लस से भाग दें या प्लस को माइनस से भाग दें। हम लोगों ने सीखा हुआ है, गुणा और भाग के मध्य दो ऐसे गुणधर्म भी सीखे हैं कि अगर दो प्लस की संख्याएं हैं, यानी कि दो प्लस हैं, उनको आपस में गुणा किया जाए तो प्लस आता है। दो माइनस है, अगर उनको आपस में गुणा किया जाए तो भी प्लस आता है। लेकिन अगर पहला प्लस हो, दूसरा माइनस हो, गुणा हो या भाग हो, या पहला माइनस हो, दूसरा प्लस हो, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, हमेशा क्या आता है? माइनस। तो इससे हमें क्या प्राप्त होना है? माइनस। इससे भी क्या प्राप्त होना है? ये माइनस है ही। इसका मतलब हर सूरत में हमें आंसर तो क्या मिलना है? माइनस का 0.8। तो हमारी मेन बात ये थी कि 4/5 माइनस चाहे अंश में है, चाहे हर बीच में है, चाहे माइनस है हर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी वैल्यूज आपस में समान होती है। क्या यहां तक हमारी बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं अगली संख्या की, और अगली संख्या आती है हमारे पास कौन सी? अपरिमेय संख्या। 5वीं संख्या की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। देखिएगा, अपरिमेय संख्या का तात्पर्य, ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा, पुस्तक से थोड़ी हटकर बात भी करने वाला हूं। सामान्यतः आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा है, या आपके पास जो आधा किलो वाला मोबाइल है वहां पर अगर आप सर्च भी करें तो डेफिनेशन हमें लगभग वही मिलनी है। हालांकि वो डेफिनेशन गलत नहीं है, वो डेफिनेशन गलत नहीं है, कहीं ना कहीं हम
समझ गलत रहे हैं उसे। समझ में आ गया कैसे? हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन, तो लिखा होता है कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय कहलाती है। डेफिनेशन ये होती है उसकी कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। क्या हमारी बात समझ में आ गई? कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय कहलाती है। और हम क्या समझ बैठते हैं कि ये अपरिमेय है क्योंकि यही परिमेय नहीं था। हम समझ बैठते हैं कि ये परिमेय नहीं था क्योंकि 5/0 क्या परिमेय था? नहीं था। तो हम इसे क्या समझ बैठते हैं? अपरिमेय समझ बैठते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, गौर से पढ़ो, कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय है। क्या 0/5 कोई संख्या है? क्या 0/5 से कोई निश्चित आंसर प्राप्त होगा? सॉरी 5/0 से, क्षमा चाहूंगा। क्या 5/0 से कोई हमें निश्चित परिणाम प्राप्त होगा? क्योंकि 5/0 से हमें कोई निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, अर्थात इसे अनिर्धारीय रूप प्राप्त होगा। तो वह एक संख्या नहीं है, और जब वो संख्या ही नहीं है तो हम उसका बंटवारा अपरिमेय और परिमेय के रूप में नहीं कर सकते हैं। होना जरूरी है, पशु होना जरूरी है। तो हम लोग बंटवारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कर रहे थे, तो सबसे पहले उसका क्या होना जरूरी है? संख्या होना जरूरी है। संख्या होगी तो ही तो हम उसका परिमेय और अपरिमेय में बंटवारा करेंगे। क्योंकि जिसके बट्टा में 0 आ जाता है उसे अनिर्धारीय रूप प्राप्त होता है और वो एक संख्या नहीं होती। अतः जिसके बट्टा में 0 आता है उसका विभाजन ना तो परिमेय में किया जाएगा और ना ही उसको अपरिमेय में माना जाएगा। तो हमारे लिए एक संकट आ गया। तो फिर कौन सी संख्या ऐसी बच गई जो परिमेय नहीं है अर्थात अपरिमेय है? अब देखिएगा, हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां लिखा तो यही होता है। जब हम लोग पुस्तक में पढ़ेंगे तो यही लिखा होगा कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। लेकिन उदाहरण ऊटपटांग से नजर आते हैं हमें। क्यों? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो तरह के साइन देखने को मिल रहे हैं। एक तो वर्गमूल का साइन मिल रहा है और एक घनमूल का साइन मिल रहा है। ध्यान देना, अगर वर्गमूल का साइन हो, निशान हो, तो वो संख्याएं छोड़ देना जिनका वर्गमूल निकल जाता है, क्योंकि अपरिमेय होने के लिए वर्गमूल का निशान खत्म नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। अपरिमेय के लिए हम लोग बता दें, अगर हम अपनी परिभाषा से अगर समझना चाहिए इसे कि अपरिमेय कौन सा होता है, तो देखिएगा कि अंश या हर या अंश व हर दोनों में ऐसे रूट का निशान बरकरार रहना चाहिए। चाहे अंश अकेले में मिल रहा है, चाहे हर अकेले में मिल जाए, चाहे अंश और हर है दोनों में मिल जाए, रूट का निशान खत्म नहीं होना चाहिए। चाहे तो वर्गमूल का निशान रह जाए, चाहे घनमूल का निशान रह जाए, कोई भी निशान रह जाए, खत्म नहीं होना चाहिए। अगर वो है निशान हम कहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। अब उनमें से निकलेगी कौन कौन सी? देखिएगा, हम उदाहरण यहां पर लेते हैं निकलने वाली संख्या का। जैसे कि देखिए, निशान तो रूट का है लेकिन ये संख्या आई। अब नियमानुसार देखा जाए सामान्य तरीके से तो ऊपर रूट का निशान है तो सही देखें, यूं देखें, अगर परिभाषा के हिसाब से देखें कि रूट का निशान रहना चाहिए तो इसका मतलब ये कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसको स्टेप में देखें कि रूट 4 का मतलब तो क्या होता है? 2 होता है। तो हमें क्या मिलने वाला है? 2/3। 2/3 तो क्या होता है? परिमेय होता है। इसका मतलब वो संख्याएं, अगर निशान वर्गमूल का है तो वर्गमूल होने निकलने वाली कोई संख्या नहीं रखनी, और अगर घनमूल का है तो जिन जिनका घनमूल निकल जाए उन संख्या को छोड़ देना। उनके अलावा जो भी संख्या है, चाहे अंश में आ जाए, चाहे हर में आ जाए, चाहे अंश और हर दोनों में आ जाए, क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। कैसे? देखिएगा, कुछ उदाहरण ले रहे हैं अपन लोग यहां पर। रूट 3/5, 3 का रूट नहीं निकलता तो रूट 3/5। 7/√5, यहां रूट 5 का नहीं निकलता। रूट 5/√11, ना रूट 5 का निकलता है ना रूट 11 का निकलता है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि रूट 5/√16, तो रूट 16 का निकल रहा है, क्या बन रहा है? 4। तो क्या फर्क पड़ गया? ऊपर तो रूट बरकरार रह गया ना, दोनों तरफ तो खत्म नहीं हुआ, एक तरफ खत्म हुआ, क्या फर्क पड़ गया? क्या मैं ऐसी संख्या रख सकता हूं कि रूट 16/√25, क्योंकि रूट 16 का 4 और रूट 25 का 5, जो कि क्या बना देगी?
परिमेय संख्या बना देगी, यानी कि क्या नहीं होगी, अपरिमेय तो नहीं होगी। अब देखते हैं, क्यूब रूट 3 बटा रूट 5, क्योंकि 3 का घनमूल भी नहीं होता और 5 का वर्गमूल भी नहीं निकलता, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। रूट 7 बटे क्यूब रूट 13, 7 का वर्गमूल भी नहीं निकलता और 13 का घनमूल भी नहीं निकलता। 16 बटे क्यूब रूट 16, तो 16 का वर्गमूल तो निकल रहा है 4, लेकिन 16 का घनमूल नहीं निकल रहा, इसलिए रूट बरकरार है। यानी कि रूट में रहने वाली संख्याएं, चाहे रूट अंश में दिखाई दे जाए, चाहे रूट हर में दिखाई दे जाए, चाहे रूट अंश और हर दोनों में दिखाई दे जाए, क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। देखिएगा अभी थोड़ा सा रिकॉल, प्राकृत संख्या प्रकृति से जोड़ के हमने समझा इसे, यानी कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हमने किससे समझा, 0 के साथ काउंट किया, यानी कि 0 को और शामिल कर दें प्राकृत के साथ तो हमें क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या, या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या। पूर्णांक 0 के दोनों ओर प्लस और माइनस दोनों ओर जाने वाली संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, लेकिन 0 के बाईं ओर संख्याएं नेगेटिव होंगी और 0 के दाईं ओर संख्याएं पॉजिटिव होंगी। लेकिन जैसे जैसे संख्या में बाईं ओर चलते जाएंगे संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, लेकिन संख्या के रूप में तो हमें लग रहा है बढ़ रही है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 होगा, लेकिन निशान क्या होता जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि धनात्मक संख्या में जो संख्या किसी संख्या से जितनी बड़ी है, ऋणात्मक संख्या में वह उससे उतनी ही छोटी हो जाएगी। इसके बाद पढ़ा परिमेय संख्या को, P बटा Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इसे कोई जरूरी नहीं है कि P बटा Q ही लिखें, K बटा L, जहां L का मान 0 नहीं होना चाहिए, A बटा B, जहां B का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण देखें, परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। इसमें एक चीज अपन ने देखी कि चाहे माइनस ऊपर आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे हर में आ जाए, कोई फर्क है नहीं पड़ता है। हो सकता है कि ये आंसर हम निकाल रहे हैं और ऑप्शन में ये हो तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, अर्थात अंश में, हर में या अंश और हर में दोनों में कहीं ना कहीं कौन सा निशान रहना चाहिए, रूट का निशान रहना चाहिए, रूट निकलना उसका नहीं चाहिए। तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। संख्याओं से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित इससे आगे की चर्चा जो करते हैं वो करते हैं अपन लोग पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1 और इसकी आगे की संख्याओं की चर्चा की जाएगी पार्ट 2 में। तब तक जय हिंद, जय भारत।